सभी व्यूवर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। स्टूडेंट देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो पॉलिटिकल साइंस है जिन स्टूडेंट्स के पास, तो उनका एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट में जो भी कोई स्टूडेंट्स अपना एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, जो कि अब थोड़े ही दिनों में आने वाले हैं, तो उसका जो पेपर कोड है G471 जो स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का सब्जेक्ट है। तो ये मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल साइंस की, तो आप वहां से सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे एक एक करके जैसे भी पॉसिबल हो पा रहा है, टाइम मिल पा रहा है, तो मैं क्वेश्चन पेपर एक एक दो दो जो है वो डेली अपलोड करता हूँ सारे सब्जेक्ट्स का। हिंदी हो, आपका एजुकेशन हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो मैं लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स के अपलोड कर रहा हूँ। तो ये बुकलेट सीरीज जो है वो मेरे को मिली है क्यों, ठीक है। तो ये वही बुकलेट है जो एग्जाम में आई थी। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और इसकी प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा। मैंने इसमें निशान लगा दिए हैं, तो इंग्लिश में थोड़े से निशान लगाने रह गए हैं, तो हिंदी में जो ऑप्शन है तो वही इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चे, तो काफ़ी उन्हें हेल्प मिलेगी, ठीक है। और 10 रुपये में आप इसकी PDF फाइल जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर केवल मैसेज कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है आप मैसेज दीजिएगा, तो 10 रुपये में आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से पेमेंट करके आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने आंसर लगा दिए ताकि जब आप PDF फाइल मुझसे एग्जाम के समय में लें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि बुकलेट जो है वो इसकी 28 पेज की है, तो आपको 29वां पेज ना देखना पड़े, तो साथ के साथ आंसर लगा दिए मैंने इसके, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सी ऑप्शन देख लें, अगर उसके सामने लगा हिंदी में तो वही उसका आंसर होगा। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राजनीतिक दल मार्क्सवाद लेनिन वाद में विश्वास रखता है? तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य हैं? तो वो उत्तर प्रदेश की है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है मेयर। भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया? सन 1950 से। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या है 13। 1953 में भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1967 में उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी? तो चौधरी चरण सिंह की। सूचना का अधिकार अधिनियम किस सन में पारित किया गया? सन 2005 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये देखिए हिंदी में रह गया है लगाना, इंग्लिश में लग गया है, तो 1956 में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्य से संबंधित है? तो वो है 12वीं अनुसूची। निम्न में से कौन सी भारत में संवैधानिक संस्था नहीं है? तो वो है नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले ये योजना आयोग था, अब ये नीति आयोग है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने करी? तो ये काशीराम ने करी। सामान्यतः भारत में आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान की अवधि क्या होती है? 2 सप्ताह। लोकसभा चुनाव के दौरान 1977 में लोकतंत्र बनाम अधिनायक तंत्र का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? तो हिंदी में तो मुझसे कहते हैं भारत का महान्यायवादी, और इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। 1977 में संसद में विपक्ष का सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो था Y.B. चौहान, ठीक है। देखिए इंग्लिश में लिखा है चौहान, है ना। चलिए, और हिंदी में भी यही है आपका। 84 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार वर्ष डैश के बाद पहली जनगणना तक लोकसभा में वर्तमान सीटों की कुल संख्या अपरिवर्तित रहेगी। तो ये 2026 का सही आंसर है, ठीक है ना। तो
26 के बाद पहली जनगणना तक। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज वर्ष डैश में प्रारंभ किया गया, 1959, 1959। राजनीतिक दल के संदर्भ में पार्टीशन, जो कि समर्थक शब्द का तात्पर्य है, तो वो है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि दल के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध व्यक्ति। भारत में राज्य सरकार के विविध सलाहकार को कहा जाता है। देखिए, जो राज्य सरकार का होता है तो होता है महाअधिवक्ता, और जो केंद्र सरकार का होता है वो होता है महान्यायवादी, है ना, अटॉर्नी जनरल। भारत को डैश द्वारा समाजवादी तथा पथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, 42वें संशोधन के द्वारा। चलिए, अब एक मैचिंग है, सुमेल कीजिए, मतलब आपको इसमें मैचिंग करना है। तो सीधा ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाते हैं। तो जो कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, तो ये था राम मनोहर लोहिया का। उसके बाद गरीबी हटाओ का था इंदिरा गांधी का। उसके बाद थर्ड है लोकतंत्र बनाम तानाशाही, तो वो था जयप्रकाश नारायण का। और जो राष्ट्रीय एकता है खतरे में, तो वो है राजीव गांधी से संबंधित। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन एनटीए नेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी धन विधेयक को बिना डैश की पूर्व अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। जो व्यक्ति मतदान के लिए अहर्ह हैं, मतलब कि एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, तो उनकी सूची को आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है, तो उसे निर्वाचक नामावली कहा जाता है ना, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल रोल। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 डैश समुदाय के लोगों पर लागू होता है, तो वो हिंदू, जैन, पारसी सभी धर्मों पर लागू होता है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारतीय संघात्मक व्यवस्था मुख्य रूप से डैश की संघात्मक व्यवस्था से प्रभावित है, तो वो है कनाडा की। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कौन होता है, तो वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 डैश को नागरिकता देने से संबंधित है, तो वह गैर मुस्लिम अवैध प्रवासी। भारत में नया राज्य निर्मित करने की शक्ति डैश में निहित है, तो देखिए संसद, जब तक पार्लियामेंट या संसद जो है उसको स्वीकृत नहीं कर लेती, तब तक कोई भी नया राज्य निर्मित नहीं हो सकता भारत में। भारत में निर्वाचन आयोग के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन डैश के कारण से आवश्यक है, तो राज्यों की विविधतापूर्ण स्थिति, भारतीय राजनीति का पुनर्गठन और आंतरिक राजनीति प्रतिरूप में परिवर्तन, तो तीनों ही रीजन बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, जो कि नई दिल्ली में है। भारतीय समाज डैश में एकता में विश्वास करता है, तो वो है विभिन्नता, डाइवर्सिटी। भारत में गठबंधन दलीय व्यवस्था मुख्य रूप से डैश में उभरी, तो 1990 में। संघ की व्यवस्थापिका डैश से निर्मित होती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में निर्वाचन के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अशिक्षित नागरिक मतदान एवं निर्वाचन में पूरी तरह रुचि लेते हैं। शिक्षित बुद्धिजीवी नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया में उदासीन रहते हैं, और राजनीति का अपराधीकरण, तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नीति निर्देशक तत्व प्रकृति से है, तो वो है सकारात्मक। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद डैश में वर्णित किया गया है, तो वह अनुच्छेद 36 से 51। भारत में विधानसभा चुनाव
नियमित रूप से प्रत्येक डैश वर्ष बाद कराए जाते हैं, जो कि अब चल रहे हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं, तो ये हर 5 वर्ष बाद कराए जाते हैं। मूल अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय की शरण लेना अपने आप में एक है, तो वो है मूल अधिकार। ये हर एक नागरिक का फंडामेंटल राइट होता है। देश के अविकसित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को एक निश्चित समय सीमा में परिवर्तित करने हेतु आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2018 में किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था, तो वो था कि राजनीतिक शक्ति का आम जनता में विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न कथनों में सही कथन चुनिए। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है ना, कि भारत एक संघात्मक राज्य है, तो बिल्कुल सही है, और भारत में दोहरी नागरिकता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो डी ऑप्शन सही है। भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीति दलों की संख्या है लगभग, तो वो है 750 से अधिक। ठीक है, इस समय भारत में छोटे बड़े सभी दल मिलाकर के 750 से अधिक हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो था 73वां, है ना, 73। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार की बात करता है? तो वो है अनुच्छेद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल, तो अनुच्छेद 326। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की कितने स्तरीय व्यवस्था है? तो वो है 3 स्तरीय। भारत में राजनीतिक दलों को चिन्हों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है, जैसे कमल का फूल बीजेपी का है ना, और पंजा जो है वो कांग्रेस का, तो ये जो भारत के जितने भी इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा ही जो चिन्ह है वो दिए जाते हैं। संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल डैश होता है? तो वो प्रत्येक दिन होता है, ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में वीटो पावर यानी कि अनुमति ना देना, जिसका मतलब होता है ना, तो किसके द्वारा प्रयोग की जा सकती है? तो वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा। भारत के संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके प्रति जवाबदेह है? देखिए, वो किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं होता। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यानी कि जो देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं जिस पद पर, जैसे समय श्री वेंकट नायडू जी हैं, तो वही जो है हमारी राज्यसभा के जो हैं वो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं और ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं, सभापति भी होते हैं। ठीक है ना, और राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विषयों में कौन सा धन विधेयक से संबंधित है? तो देखिए, किसी कार का अधिरोपण तथा उत्साधन और भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, तो ये दोनों सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचन में जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? ठीक है, तो वो था सन 1977 में। राज्यों के मध्य समन्वय बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। लोकसभा के प्रथम चुनाव आयोजित हुए थे, तो ये हुए थे सन 1952 में ना, सबसे पहली बार जो चुनाव हुए थे सन 1952 में हुए थे। पहचान की राजनीति शब्द 1977 में किसके द्वारा दिया गया था? तो जो काम्बही रिवर
कलेक्टिव ग्रुप के द्वारा। निम्न में से कौन सा भारत का क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो वो है कांग्रेस। भारत में चुनाव के दौरान निम्न में से क्या आचार संहिता के अनुसार सही है? तो चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों का प्रयोग नहीं करना, दल अथवा उम्मीदवार द्वारा सरकारी वाहनों, हवाई जहाजों और अधिकारियों का प्रयोग नहीं करना, और एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने पर कोई बड़ा नीति संबंधी निर्णय ना लेना, है ना। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। निम्न में से निम्न में से किसे भारत में सदशासन के लिए चुनौती के रूप में माना जा सकता है? तो राजनीति का अपराधीकरण और लैंगिक असमानता और भ्रष्टाचार। तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता होता। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1997 में उत्तर प्रदेश में 6 माह के लिए बारी बारी से मुख्य मंत्री पद के फार्मूले के आधार पर कौन सी गठबंधन की सरकार बनी थी? तो ये बनी थी बसपा की और बीजेपी की, है ना। तो उस समय मायावती जी ने कहा था कि 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री मैं बनूंगी, ठीक है। और 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री जो है उस समय शायद कल्याण सिंह जी थे, जहां तक है। मैं भी बहुत छोटा था उस समय, तो मुझे भी ध्यान नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरे को ध्यान है, लेकिन ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस समिति ने पहली बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो वो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 12वीं को। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ई गवर्नेंस के अंतर्गत प्रारंभ किया गया? तो तीनों ही किए गए, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, जो कि प्रगति से संबंधित है, ठीक है, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से किसे सदशासन की विशेषता माना जा सकता है? तो उत्तरदायी भी होना, जवाबदेह भी होना और पारदर्शी भी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा प्रत्येक राज्य में नगर पालिकाओं के 3 प्रकारों में से एक नहीं है? तो ना तो नगर पंचायत है, ना नगर पालिका परिषद है, और ना ही नगर निगम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार जनसंख्या की न्यूनतम सीमा क्या है जिसके नीचे मध्य स्तर की पंचायत का निर्माण आवश्यक नहीं है? तो वो है 20 लाख। जो राजनीतिक सक्रियता उन समूहों के कल्याण को बढ़ावा देने पर बल दे जिसके कि वे सदस्य हों, कहलाती है। तो वह है पहचान की राजनीति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जा सकता है तो केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आर्थिक आपातकाल से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 360। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाओं की निगरानी एवं प्रशासनिक प्रबंध के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वो है, देखिए निर्वाचन शब्द आ गया है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने आंगल भारतीय सदस्यों की नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, केवल 2। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो वो था 61वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, 61 1988 1988 में किया गया। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल
विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ठीक है, 12 सदस्यों को। 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा राज्यों में लोकायुक्त की सिफारिश की गई? तो वो था प्रशासनिक सुधार आयोग। किस वर्ष में लद्दाख को संघीय क्षेत्र घोषित किया गया? 2019 में। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 315। धन विधेयक केवल डैश में ही प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, केवल लोकसभा में जो भी मनी बिल्स होते हैं वो केवल लोकसभा में ही जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं किए जाते, जरूरी नहीं है। निम्न में से कौन सा भारत में राज्यों की राजनीति की प्रकृति का एक कारक है? तो देखिए, ना तो वो राजनीतिक अस्थिरता है, ना सांप्रदायिकता है और ना क्षेत्रीयवाद है। तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? देखिए, आजकल तो वैसे ही इलेक्शन चल रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए। तो ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्रीय एकता को जन्म देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह वसुधैव कुटुंबकम। ये कई बार क्वेश्चन आया है। भारत की संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के साथ मंत्रिपरिषद। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जा सकता है? तो वो होता है विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है? ठीक है, तो वो है जम्मू व कश्मीर। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में डैश सदस्य भेजता है? तो देखिए, वो 31 सदस्य भेजता है। ठीक है, अच्छी सरकार को उसके डैश की क्षमता से मापा जाता है, तो वो है आपका प्रशासन। भारत दो राजनीतिक संस्कृति जो है इंडिया टू पॉलिटिकल कल्चर लेख किसने लिखा? तो ये है मायरन वीनर ने। भारत के संविधान में इंडिया के लिए दूसरे किस शब्द का प्रयोग किया गया? देखिए, भारत किया गया, और इंडिया का जहां तक मैंने एक दिन न्यूज में सुना था कई साल पहले, तो इंडिया का भी जो है पूरा नाम है कि इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। ठीक है, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, तो इसको शॉर्ट में हम इंडिया बोलते हैं। तो न्यूज में मैंने ये सुना था, तो आपको ही मैंने बता दिया। तो भारत जो है वो दूसरा नाम है। भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया है तो राज्यों का संघ घोषित किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है, तो 3 सूचियों में करता है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, है ना, दोनों सरकारें बना सकती हैं। भारतीय संविधान में डैश में भारतीय गणतंत्र के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है? प्रस्तावना। भारत में अवशेष विषयों के संदर्भ में किसको शक्ति प्रदान की गई है? तो केंद्र को की गई है, केंद्र सरकार को। भारत को कैसी व्यवस्था के लिए जाना जाता है? तो भारत में बहुत सारे दल हैं, तो इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पर, है ना, बहुदलीय व्यवस्था के लिए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में डैश सरकार प्रभावी है? तो वो है केंद्र सरकार। भारत का राष्ट्रपति के डैश से निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। तो जो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्यों में भी होती है कि जैसे विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो उसमें जो राज्यों की जो विधान सभाएं होती हैं उसके भी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं। ठीक है,
और जो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके भी निर्वाचित सदस्य। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है? देखिए, राज्यपाल किसी भी प्रदेश का हो, चुनाव आयुक्त जो होता है, इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको ही भारत का राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, तो वो भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही चुने जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। तो ठीक है व्यूअर्स, ये आपका मैंने पूरा पेपर करा दिया है। तो आगे जैसे जैसे मौका लगता रहेगा, क्योंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, हो सकता है कि आप मार्च में इस वीडियो को देखें, तो तब तक तो ये पूरी बुकलेट्स हो जाएंगी। तो ये जो है तीसरा या चौथा पेपर जो है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा मेरे, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और एनटीए नेट के जो भी फर्स्ट पेपर्स हैं और आपके पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे ही सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर खत्म होते हैं, ये 1.5-2 महीने में, तो उसका मेरी आपको यूट्यूब चैनल पर ये सारे पेपर भी आपको मिलेंगे बहुत जल्दी। ये सन 2004 से जितने भी पेपर्स हैं मेरे पास, तो ये लगभग मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बने रहेगा मेरे चैनल पर, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।